नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इनसाइट। आज हम बात करेंगे वैश्विक जलवायु स्थिति की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति 2025 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जनवरी से अगस्त तक सतह के निकट का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से 1.42 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। 2025 में अक्टूबर का महीना जलवायु इतिहास का तीसरा सबसे गर्म महीना रहा। भारत की बात की जाए तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फरवरी 2025 भारत में 125 वर्षों में सबसे गर्म और सबसे शुष्क महीना था। इसलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग खतरे की घंटी। दरअसल पिछले कुछ सालों में देश दुनिया के मौसम में बड़े बदलाव का पैटर्न देखने को मिल रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने कहा है कि 2025 रिकॉर्ड में दूसरा या तीसरा सबसे गर्म साल रहने वाला है। 2015 से 2025 तक के 11 वर्ष 176 साल के अवलोकन रिकॉर्ड में सबसे गर्म अवधि बन जाएंगे, जिसमें पिछले 3 वर्ष सबसे गर्म साल रहेंगे। इस बीच ब्राजील में UN के वार्षिक जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से विभिन्न देशों के मंत्री, प्रतिनिधि और जलवायु विशेषज्ञ एकत्र हो रहे हैं। इस सम्मेलन को बदलाव लाने वाले एक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जहां वास्तविकता से सामना होगा और वैश्विक एकजुटता की परीक्षा होगी। जाहिर सी बात है, बढ़ता तापमान भविष्य में कई खतरों की आशंका पैदा कर रहा है। इसलिए इनसाइट में आज हम बात वैश्विक जलवायु स्थिति की करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पर्यावरण विज्ञान स्कूल JNU से प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर और शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। दरअसल बात जो ग्लोबल वार्मिंग की जा रही है और जिस खतरे की घंटी की बात रिपोर्ट से उभर के सामने आ रही है, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये खतरे की घंटी तो मतलब काफी समय से ही बज रही है और पिछले 10 साल के अंदर ये और भी उभर कर विश्व के सामने हम इसको महसूस करने लगे हैं। इस खतरे की घंटी तो वास्तव में काफी पहले बज गई थी। आपको याद हो कि ये अब जो हमारा कोप सम्मेलन हो रहा है, ये कोप 30 ऑलमोस्ट 30 साल पहले 1991 में जो 1991-92 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो में जी, तब से ये महसूस किया जा रहा था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्लोबल मतलब वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। लेकिन अब जो पिछले 10 साल में जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्लियरली, जैसा कि आपने बताया कि ये सामने आ गया है कि ये पिछला जो दशक है हमारा, ये अगर आप इसकी तुलना इस तापमान की 1850 के तापमान से करें तो काफी बड़ा हुआ है, 1.42 डिग्री सेल्सियस। बल्कि 2024 में तो ये 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था उसकी तुलना में। तो अब अगर हम इसका देखें तो जो हमारा पेरिस ये बात कही गई थी कि हमें जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने नहीं देना है एक सन 2100 से पहले जी। तो इस 21वीं शताब्दी में और अधिक से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ने देना है। लेकिन अभी 2030 भी नहीं आया और हमने 2024 में देख लिया कि उसने 1.5 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर लिया। अब इसको हम ये आधार पर बिल्कुल अभी नहीं कह सकते कि हाँ भी वाकई में ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री
सेल्सियस से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि जी जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, ब्राजील में जो सम्मेलन हो रहा है, जलवायु सम्मेलन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तब जब दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्राज़ील में जो सम्मेलन हो रहा है, जलवायु सम्मेलन, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? देखिए, उसमें अभी तक क्या है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये तो जो है सालाना इवेंट होता है। ये हर साल अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होता है। इस साल ये ब्राजील में हो रहा है और ब्राजील के पास इसकी अध्यक्षता है। और जो मेन मुद्दा जो हमें समझ में आ रहा है कि हर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में और इवन पेरिस एग्रीमेंट में भी ये प्रोमिस, बहुत से वादे करे जाते हैं कि अब हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बार के जो ब्राजील का सम्मेलन है, उसमें जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, कि जो उन वादों को कितना इम्प्लीमेंट करा जा रहा है हम जलवायु संरक्षण के लिए, वो मुद्दा ज्यादा हावी रहने वाला है, मुझे लगता है। जी कि खाली मतलब वादों की बजाय वास्तविकता में हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा शायद। जी कृष्ण कुमार जी, अगर भारत की दृष्टि से मैं बात करूं तो जो जलवायु के मुद्दे पर सम्मेलन है ब्राजील में, वो क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के जो मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी, वो भाग लेने गए हुए हैं। आप कैसे देखते हैं भारत की दृष्टि से पर्यावरण के मुद्दे को? देखिए, भारत तो अपने आप ही काफी, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, काफी प्रोएक्टिव इस मुद्दे पर रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि सन 2015 वाला जो पेरिस एग्रीमेंट है, उसमें असल में भारत ने पहले अपना टारगेट रखा था कि 30 से 35% जो है अपनी ग्रीन हाउस गैस की इंटेंसिटी को वो कम करेंगे। जो ग्रीन हाउस गैसेज, जो तापमान बढ़ाने वाली गैसेज हैं, उसकी इंटेंसिटी 2005 की जीडीपी की तुलना में 30 से 35% कम करेंगे। लेकिन ग्लासगो वाली जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी, COP26, जो कि 2000 आई थिंक 21 में हुई थी, तो उसमें हमने अपनी जो बद्धता है, वो हमने उसको 45% तक ले आए हैं कि 2030 तक हम उसको 45% तक कटौती कर दें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कृष्ण कुमार जी, अगर बात इस रिपोर्ट की जाए तो 2015 से 2025 यानी 11 वर्ष का जो समय है, 176 साल के अवलोकन में जो रिकॉर्ड उभर के सामने आ रहा है, उसमें सबसे गर्म अवधि वाले साल रहेंगे। भारत में जो स्थिति पैदा हो रही है, तापमान भारत में भी बढ़ रहा है। फरवरी सबसे गर्म महीना रहा, अक्टूबर में भी गर्मी ठीक ठाक रही। आप कैसे देखते हैं जो तापमान भारत में बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? वैश्विक स्तर पे क्या कारण है और भारत में जो तापमान बढ़ने के क्या कारण हैं? देखिए, अगर आप भारत, ये तापमान बढ़ने के संदर्भ में भारत की तुलना बाकी विश्व से करेंगे, तो मैं कहूंगा कि भारत इस मामले में थोड़ा सा किस्मत वाले हैं, हमारा देश। जी वास्तव में यूरोप में और अमेरिका में जो जिनको कहते हैं कि मिड लेटीट्यूड्स जो एरिया है, वहां पर जो तापमान है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। आपने देखा होगा कि स्पेन में, फ्रांस में, पोर्चुगल में फॉरेस्ट फायर्स के पिछले 10 साल में बहुत ऐसे इवेंट्स हो गए हैं। और भारत उस हिसाब से उतना मतलब टेम्परेचर, जो तापमान बढ़ रहा है, लेकिन भारत में उतनी तीव्रता से नहीं बढ़ रहा है जितनी तीव्रता से यूरोपीय देशों में बढ़ा है, या और दूसरे मिड लैटिट्यूड के जो एरियाज हैं, वहां पर बढ़ा है।
तो इस संदर्भ में अभी तक भारत तापमान बढ़ने के मामले में उतना खराब नहीं है, लेकिन भारत के अंदर भी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जो है वो जरूर बढ़ रहे हैं। जैसे आपने क्लाउड बर्स्टिंग के इवेंट्स अब पिछले 10 साल में हम काफी जी पहाड़ों में ज्यादा मतलब हम सुनने लगे हैं अभी। जी बिल्कुल, मैं ये मुद्दा आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 पिछले 14 वर्षों में सबसे अधिक हीट वेव जिसमें दर्ज की गई थी वो वाला साल था। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फरवरी 2025 भारत में 125 वर्षों में सबसे गर्म और सबसे शुष्क महीना था। इसको आप बदलाव को कैसे देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि बादल फटने की घटनाएं काफी भारत में बढ़ी हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में गर्मी, इस बदलाव को आप जी ये तो देखिए, भारत इससे अछूता तो नहीं रहेगा ग्लोबल वार्मिंग से। जो ये तापमान बढ़ने का जो वो है, ये तो पूरे विश्व के अंदर है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है, और इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। जो लोकल फैक्टर्स हैं किसी जगह के, वो भी रोल प्ले करते हैं। तो इस कारण से, और जो प्रदूषण का स्तर है वो भी रोल प्ले करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं कि किसी भी जगह पर वास्तव में तापमान वृद्धि कितनी होगी। लेकिन जो हीट वेव है उसकी जो एपिसोड्स हैं वो तो इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो और जो खासकर जैसे फरवरी का बताया आपने, और सर्दियों में भी जो सर्दियां होती थी दिल्ली में, मैं तो दिल्ली में ही पैदा हुआ हूं और दिल्ली में ही पला हूं। मुझे अच्छे से याद है कि पहले नवंबर के महीने से सर्दी एकदम से अच्छे से चालू हो जाती थी, और मतलब आपको सर्दी के कपड़े निकालने पड़ते थे, और ये फरवरी तक जारी रहती थी। लेकिन अब पिछले अगर आप 10 से 15 साल देखेंगे तो कई बार तो ऐसा लगता है कि 15 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में, 31 जनवरी तक ही सर्दी है जी, उससे सर्दी है नहीं। तो ये जो वैश्विक तापमान में जो वृद्धि है ये सभी जगह ही हो रही है। हमारी भी सर्दियों का जो सीजन है वो काफी छोटा हो गया है इसकी वजह से जी। और तो ये अब साल दर साल ये चीजें देखने को मिलेंगी। अब जाहिर सी बात है, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन का अगर मुद्दा है तो ये मुद्दा, ये विषय भारत को भी प्रभावित करता है। लेकिन भारत सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं देश में पर्यावरण में सही हो पर्यावरण देश का, और लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिले। मैं जानना चाहूँगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि जो रिपोर्ट उभर के सामने आई है और जिस तरह से ये बताया गया है कि फरवरी 2025 का महीना सबसे गर्म महीना 125 सालों में रहा, और इस साल अक्टूबर का महीना भी गर्म रहा। इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? जी, आप भारतवर्ष में तापमान के आंकड़ा देखें तो रिसेंट डिकेड में आप लास्ट 100 इयर्स का तापमान को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड हुआ है। जैसे आपने बताया 2025 में अभी तक अक्टूबर तक हम आंकड़ा देखें तो 0.36 डिग्री सेल्सियस वार्मर हुआ है। और जैसे आप पहले सूचना दे रहे थे, ये जो तापमान बढ़ रहा है इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहा है जी। जैसे कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, इसके साथ साथ हमारे इकोसिस्टम और इसका प्रभाव, जैसे फूड हो कि एग्रीकल्चर हो कि कोई भी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र हो, इसके प्रभाव दिखाई देता है। और सबसे बड़ा प्रभाव भी आप हमारे जो पहाड़ी इलाका है, हिमालयस बोलिए कि नॉर्थ पोल बोलिए कि साउथ पोल बोलिए, वहां भी इसको स्नो कवर के एरिया के माध्यम से कम हो रहा है, और जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है या रिट्रीट हो रहा है, इसके साथ साथ जो परमाफ्रॉस्ट है
वो भी रिड्यूस हो रहा है। मैं यहाँ बोलने को चाहता हूँ कि परमाफ्रॉस्ट यानी जो वेटलैंड वगैरह होता है, इससे क्षमता रहता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे। तो एक तो ये है कि हमारा टेम्परेचर राइज होने से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहा है और इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। जी। इसके साथ साथ जो क्षमता है पृथ्वी का कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो क्षमता भी धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए अब भारतवर्ष की बात करें तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कोई बाउंड्री नहीं है, भारतवर्ष में इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। रिसेंट टाइम पर हीट वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ा है, इंटेंसिटी बढ़ा है, कोल्ड वेव का फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुआ है क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। और थंडरस्टॉर्म की बात करें, इसका भी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ रहा है और लाइटनिंग में अभी ज्यादा डेथ हो रहा है कंपेयर टू साइक्लोन्स। जी। साइक्लोन का फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है मगर साइक्लोन की इंटेंसिटी बढ़ रहा है, स्पेशली अरेबियन सी में, और वल्नरेबिलिटी बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी में बढ़ रहा है साइक्लोन की वजह से। और जो साइक्लोन का हमने जो स्टेप लिया जिसकी वजह से अभी लॉस ऑफ लाइफ जो हो रहा था इसको मिनिमाइज कर सके, ऐसे ही हमको अभी कदम उठाना पड़ेगा जैसे कि दूसरे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है इसमें हम जान माल का नुकसान कम करें। इसके लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश का जो लक्ष्य है, जो विजन है 2047, इसको रखते हुए मिशन मौसम को अपनाया है। और मिशन मौसम के अंदर लक्ष्य यही है कि क्लाइमेट चेंज का जो कुप्रभाव है इसको कैसे हम ओवरकम करें और हमारा जो फोरकास्ट एक्यूरेसी और अर्ली वार्निंग हो इसको कैसे हम तेज करें, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हम भी हमारा जो सक्सेस का यात्रा है इसको बजाय रखें। इसके लिए पहला कदम यह है कि भारतवर्ष में हम हमारा जो ऑब्जर्वेशनल सिस्टम है मेट्रोलॉजी में इसको बढ़ाना चाहिए। हमारे पास अभी 45 राडार है, अभी 126 राडार तक मिशन मौसम के अंदर आगे बढ़ रहा है। सिमिलरली अपर एयर ऑब्जर्वेशन लेंथ जो हम बैलून छोड़ते हैं और सेंसर्स छोड़ते हैं, अभी हम लगभग 56 प्लेसेस में छोड़ रहे हैं, मगर इसको हम 116 प्लेसेस को बढ़ाएंगे, जिसके लिए भी काम जारी है। इसके साथ साथ फिर जो 3 डायमेंशनल पिक्चर लेने के लिए एटमॉस्फेयर का, जिसको हम मॉडल में तैयार करके पूर्वानुमान सटीक दे पाएंगे, इसके लिए विंड प्रोफाइलर हम 25 जगह में लगा रहे हैं और माइक्रो रेडियोमीटर लगा रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी का 3 डायमेंशनल प्रोफाइल हर सेकेंड में उपलब्ध हो और ये डाटा को लेकर करंट स्टेटस और मॉडल के माध्यम में हम फोरकास्ट दे सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, 2 अहम मुद्दे हैं। एक तो यह है कि पर्यावरण को लेकर भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर और देश के स्तर पर तमाम योजनाएं शुरू की हैं ताकि देश का पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रहे। आप कैसे देखते हैं, खासतौर से मिशन लाइफ की मैं बात करूंगा, और भी कई योजनाएं भारत सरकार ने शुरू की हैं वैश्विक स्तर पर पेरिस समझौते को देखते हुए भी जो लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है उसे आप कैसे देखते हैं? किस तरह की उन्नति भारत पर्यावरण के लिहाज से वैश्विक स्तर पर कर रहा है? जी, भारत की बात करें तो भारत एक ग्लोबल लीडर है और वैश्विक स्तर पर जब भी आप देखेंगे कोई भी इनिशिएटिव लिया गया है, भारतवर्ष इसका पार्ट एंड पार्सल रहा है। तो रिसेंटली जो 10 पॉइंट एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, इसके ऊपर जो 10 मिशन है वो सभी इसके जरिए काम कर रहे हैं। रिसेंटली जो लाइफ की बात कर रहे हैं, दैट इज लाइफ फॉर सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, इसके जरिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर मिशन, आप सभी पता होगा कि हम जो सोलर मिशन भारतवर्ष में जारी किए हैं इसमें इंडिया लीड रोल प्ले कर रहे हैं। जी। दूसरा बात है कि हम जैसे रेसिलियंस, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर चेंज हो रहा है, इसमें हम कैसे एक सस्टेनेबल एंड रेसिलियंट सोसाइटी का कल्पना करें और आगे बढ़े। इसलिए भी जो CDRI कोलिशन ऑफ डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इंडिया लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारतवर्ष में हम एक देश जैसे सभी कंट्री को अर्ली वार्निंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं। जो यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने नारा दिया है कि अर्ली वार्निंग फॉर ऑल बाय 2027, इसमें भारत भी शामिल है। 30 ऐसे कंट्री को आइडेंटिफाई किया गया जहां हम अर्ली वार्निंग को बढ़ाना चाहिए। तो भारत एक डेवलप्ड कंट्री होने के कारण ये 30 कंट्री से 5 कंट्री को सपोर्ट दे रहा है, जैसे पीयर एडवाइजर। हम इसको टेक्निकल सपोर्ट करेंगे जिसमें उनका अर्ली वार्निंग का सभी कंपोनेंट, जैसे ऑब्जर्वेशन हो, मॉडलिंग हो, फोरकास्ट हो, वार्निंग एंटीसिपेशन हो, ये सभी को ठीक कराएंगे। जैसे कि ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, स्मॉल आइलैंड नेशंस, वहां भी अर्ली वार्निंग सटीक हो जाए। हमारा जैसे अर्ली वार्निंग सभी लोगों के पास पहुंच रहे हैं, सभी ऐसे ही पोर कंट्री के पास अर्ली वार्निंग डेवलप हो जाए
तो हम ये जो क्लाइमेट चेंज का जो कुप्रभाव है इसको हम रोक सकेंगे और हम एक सस्टेनेबल सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ जो एयर क्वालिटी बताइए कि सॉइल हेल्थ बताइए, इसके लिए हम वन हेल्थ मिशन जो जारी किया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी लाइफ की तरफ पूरे देश को इसका लाभ देगा। जी, अगर मृत्युंजय जी ये बात की जाए कि 2030 के दशक की शुरुआत तक दुनिया के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की पूरी आशंका है। यदि ये तापमान बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था को कैसे नुकसान पहुंच सकता है? हम सबको पता हुआ कि पहले हम लोग ये प्लान किए थे पूरी दुनिया भर में कि 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज होगा। जी, फिर जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ, देखा गया कि रिसेंटली जैसे त्वरित गति में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसको 2050 किया गया। मगर आप देखेंगे लास्ट ईयर जैसे 1.51 डिग्री सेल्सियस हुआ था और इस बार अभी तक अक्टूबर तक टेम्परेचर 1.42 डिग्री सेल्सियस दिखाई दे रहा है, यानी वार्मेस्ट ईयर्स रिसेंट डिकेड में नजर में आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए हमको त्वरित ढंग से पदक्षेप लेना पड़ेगा, जैसे कि सभी क्लाइमेट एक्शन प्लान जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके क्लाइमेट एक्शन प्लान है, इसको हम अपना के और तुरंत ढंग से सिर्फ हमारे कंट्री के लिए नहीं, हम एक लीडर जैसे G20 में हम लोग किए थे, सभी को इकट्ठा लेकर हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं इसके प्रभाव यही है। प्रोजेक्शन देखेंगे, जो हमारा भी एक अर्थ सिस्टम मॉडल है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, देयर इज सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज रिसर्च, इसमें हम प्रोजेक्शन बनाते हैं और दुनिया भर में प्रोजेक्शन बनते हैं। इस प्रोजेक्शन में भी जो क्लाइमेट पैरामीटर्स है, जैसे कि सी लेवल राइज बताइए कि एक्सट्रीम वेदर की बताइए, इसके बारे में बातें और इकोनॉमिक इंपैक्ट बारे में भी तथ्य दिया जाता है, कंसिडरिंग वेरियस सोशियो इकोनॉमिक पाथवेज। इसमें दिखा गया, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर की बात करें, हम एग्रीकल्चर में हम जैसे हमारा देश 60% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर में रेनफेड है, क्योंकि हमारा बहुत सारे एरिया स्पेशली सेंट्रल इंडिया देखेंगे कि रेन के ऊपर प्रभावित होता है। और ये जो अभी रिसर्च में मिला है, इसमें क्या है कि हेवी रेनफॉल इवेंट्स बढ़ रहा है। हेवी रेनफॉल बढ़ने से फ्लड का जो संभावना है वो भी बढ़ जाता है। और ये दिखा गया कि इंटरएनुअल वेरिएबिलिटी भी बढ़ रहा है, जबकि पूरा मानसून रेन सीजन में चेंज नहीं हो रहा है। इसकी वजह से ड्राउट का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है, दोनों फ्लड फ्रीक्वेंसी और ड्राउट फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। इसके साथ हेवी रेनफॉल के कारण पहाड़ी इलाके में आपका जो क्लाउड बर्स्ट इवेंट हो, लैंडस्लाइड्स हो, मडस्लाइड्स हो, ये भी बढ़ने का संभावना है। सो इसको आप देखेंगे इस तरीका से कि छोटे से छोटे इलाका में बहुत सारे मेसो स्केल लोकेशन स्पेसिफिक हेवी रेनफॉल हो कि थंडरस्टॉर्म हो कि हीट वेव्स हो, इसको देखने को मिल सकता है। ये सभी जो प्रोजेक्शन मिल रहा है, इसमें अभी हम बोलेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ हेवी रेनफॉल बढ़ सकता है अप टू 2050। इसे एज यूजुअल हम चलेंगे और ज्यादा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेंगे तो इसका फिर और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसकी वजह से जो राइस फॉर एग्जाम्पल है, इसमें 6 to 10% राइस यील्ड रिड्यूस हो सकता है जब टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। सिमिलरली व्हीट का भी देखें, इसमें भी 10% व्हीट प्रोडक्शन ही कम हो सकता है। ये सभी हमारे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को प्रभावित कर सकता है। और जब हम डिजास्टर की बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक डिजास्टर में जितना लॉस होता है, ये लॉस बढ़ता रहेगा जब हम कोई कदम नहीं लेंगे। मगर ये दिखाया गया है कि जब आप अर्ली वार्निंग सिस्टम को बढ़ोतरी देते हैं, इफ यू स्पेंड $1 यू गेट बैक $10। इसलिए सभी कंट्री का ही लक्ष्य होता है कॉप में भी और सभी फ्रेमवर्क के भी, कैसे हम अर्ली वार्निंग को सुदृढ़ करें, जिसकी वजह से विथ लीस्ट इन्वेस्टमेंट हमारा जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहा है इसको हम कम कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, जाहिर सी बात है जब जलवायु परिवर्तन की बात होती है तो उसमें नागरिकों की भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण पहलू उस संदर्भ में होती है। जाहिर तौर पर जो पर्यावरण का विषय है वो आम आदमी से भी सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। एक बात तो तय है कि अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाले दशक में यह गर्मी सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हमारे जीवन में महसूस होगी और इसका खामियाजा पूरी मानवता को
उठाना पड़ेगा। डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।